नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा, भारत अगले वर्ष के अंत तक कोविड वैक्सीन की 5 अरब डोज बनाने को तैयार। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति सहित विश्व के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी आज जलवायु परिवर्तन पर G20 सम्मेलन के दूसरे सत्र में शामिल होंगे। राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा, सशस्त्र सेनाओं की अटल प्रतिबद्धता से सीमा पर और आंतरिक स्तर पर स्थापित शांतिपूर्ण माहौल से बीते वर्षों में देश की आर्थिक प्रगति हुई। देश में कोविड टीकाकरण 106 करोड़ के आंकड़े के पार। अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक के कोरोना टीके के आपात उपयोग की अनुमति दी। जाने माने अभिनेता पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ बेंगलुरु में किया गया और 2020 क्रिकेट विश्व कप में दुबई में आज शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं मुकेश कुमार। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम में भारत के योगदान और एक धरती एक स्वास्थ्य की परिकल्पना पर बल दिया है। रोम में कल G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि भारत अगले वर्ष के अंत तक 5 अरब से अधिक कोविड टीके की खुराक बनाने को तैयार है। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल, आसान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और मानव सशक्तिकरण के लिए समान रूप से प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा की। बाद में कई ट्वीट संदेशों में प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन की कल की कार्यवाही को व्यापक और रचनात्मक बताया। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि वैश्विक हित के लिए सभी राष्ट्र एकजुट होकर काम करें। शिखर सम्मेलन का कल का सत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य पर केंद्रित था। G20 शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। श्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस सहित कई विश्व नेताओं से भी मिले। श्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में व्यापार और संस्कृति के अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक उपायों और संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों के आगामी सम्मेलन पर विचार विमर्श हुआ। कोविड महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण तेज करने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी बातचीत हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मिले और कोविड महामारी तथा पूरे विश्व के लोगों पर इसके असर पर विचार विमर्श किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस को जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए भारत के उपायों और देश में 1 अरब से अधिक कोविड टीके लगाने के बारे में बताया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से आर्थिक बहाली और आपूर्ति श्रृंखला की विविधता में भारत को साझीदार बनाने की अपील की।
The two leaders discussed many topical issues, including the COVID-19 pandemic, economic and health recovery from the pandemic, the issue of climate change and the environment. You can judge the warmth of the conversation by the fact that the meeting was to have been a 20-minute schedule, but lasted for around an hour. The Prime Minister invited Pope Francis to visit India at an early date. पिछले 2 दशक से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री और पोप के बीच ये पहली बैठक थी। आज G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा और समापन दिवस है। एक रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन में आज 2 अलग अलग सत्रों में राष्ट्रों के प्रमुख और अन्य नेता जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण और सतत विकास विषयों पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन के मुद्दे पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्पेन के प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर के साथ श्री मोदी के द्विपक्षीय वार्ता का भी कार्यक्रम है। रोम से आज ही प्रधानमंत्री विश्व नेताओं के जलवायु परिवर्तन से जुड़े सम्मेलन COP26 में भाग लेने ग्लासगो रवाना होंगे। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में 120 से ज्यादा देशों के प्रमुख शिरकत करेंगे। साथ ही ग्लासगो में श्री मोदी का ग्लोबल ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव की शुरुआत का भी कार्यक्रम है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, रोम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल G20 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट में बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ सार्थक बातचीत हुई और दोनों पक्षों ने आपसी हित के व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय राजधानी में पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने भी लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में सरदार पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है। मैं लौह पुरुष को नमन करता हूं। साथियों, 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सभी का दायित्व है कि हम एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से जरूर जुड़े। आपने देखा होगा, हाल ही में गुजरात पुलिस ने कच्छ के लखपत किले से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली निकाली है। त्रिपुरा पुलिस के जवान तो एकता दिवस मनाने के लिए त्रिपुरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बाइक रैली कर रहे हैं। यानी पूरब से चलकर पश्चिम तक देश को जोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी उड़ी से पठानकोट तक ऐसी ही बाइक रैली निकालकर देश की एकता का संदेश दे रहे हैं। मैं इन सभी जवानों को सैल्यूट करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि सरदार पटेल का मातृभूमि के प्रति समर्पण, संघर्ष और त्याग हर भारतीय को देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देता है। सरदार पटेल का जीवन ये मिसाल सामने रखता है कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत नेतृत्व और अदम्य देशभक्ति से एक व्यक्ति देश की संपूर्ण विविधता को एकता में बदल सकता है और उसे संगठित राष्ट्र का रूप दे सकता है। देश के एकीकरण के साथ सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक व्यवस्था की भी बुनियाद रखी। सरदार पटेल जयंती पर मुख्य कार्यक्रम गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता परेड और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद राष्ट्रीय एकता परेड में हिस्सा लेंगे। परेड में अर्धसैनिक बल और गुजरात पुलिस के जवान शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
लौह पुरुष सरदार पटेल की जन्म जयंती 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर एकता परेड भी आयोजित की जाएगी, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और गुजरात पुलिस की 6 बटालियन शामिल होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले 23 पुलिस अधिकारी भी एकता परेड में शामिल होने वाले हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों से निकली सेना के जवानों की साइकिल और मोटरसाइकिल रैली भी आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर समाप्त हो रही है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। फिल्म प्रभाग आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर उनके जीवन पर आधारित वृत्त चित्र दिखाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस वृत्त चित्र का प्रसारण आज फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। इस फिल्म को filmsdivision.org पर सप्ताह के वृत्त चित्र खंड और यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सशस्त्र सेनाओं ने संविधान में स्थापित आदर्शों को निष्ठापूर्वक कायम रखा है। जनरल रावत ने राष्ट्र निर्माण में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की भूमिका विषय पर आकाशवाणी के वार्षिक सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान में कहा कि राष्ट्रीयता की दृढ़ भावना ने समावेशी विकास के मूल भाव को प्रोत्साहित किया है। जनरल रावत ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने हर मिशन को, हर काम देश के नाम की भावना के साथ पूरा किया है। The Indian Armed Forces play a stellar role in nation building, and where in the coming years there portends a larger role for them to shape the destiny of our nation. With a combatant manpower of nearly 14 lakh personnel, the armed forces represent motivated, trustworthy, physically and mentally conditioned youth for undertaking challenging assignments. Our personnel imbibe discipline, character, and ideals of selfless service, and also have some of the best developed skills, technical, social, leadership, importantly, which are adaptive towards nation building efforts. इस व्याख्यान का प्रसारण आकाशवाणी के संपूर्ण नेटवर्क पर आज रात 9:30 पर किया जाएगा। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर रात 10 बजे इसका प्रसारण होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 106 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 73 करोड़ 32 लाख से अधिक पहली खुराक और 32 करोड़ 86 लाख से अधिक दूसरी खुराक शामिल हैं। टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक वीडियो गीत भी जारी किया है। इस गीत को गायक कैलाश खेर ने गाया है। भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा, ये संकट दूर भगाएगा। मिलकर विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी। टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा, भारत अगले वर्ष के अंत तक कोविड वैक्सीन की 5 अरब डोज बनाने की तैयारी में। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के अलग अमेरिका के राष्ट्रपति सहित विश्व के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी आज जलवायु परिवर्तन पर G20 सम्मेलन के दूसरे सत्र में शामिल होंगे। राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा, सशस्त्र सेनाओं की अटल प्रतिबद्धता से सीमा पर और आंतरिक स्तर पर स्थापित शांतिपूर्ण माहौल से बीते वर्षों में देश की आर्थिक प्रगति हुई। देश में कोविड टीकाकरण 106 करोड़ के आंकड़े के पार। अमेरिका के खाद्य और औषध प्रशासन ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक के कोरोना वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति दी। जाने माने अभिनेता पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ बंगलुरु में किया जाएगा। और T20 क्रिकेट विश्व कप में दुबई में आज शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला
फैसला आज करे, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक के कोविड टीके को मंजूरी दे दी है। अमेरिका में बच्चों को दी जाने वाली ये पहली कोरोना वैक्सीन होगी। इस निर्णय के बाद इस आयु वर्ग के 2 करोड़ 80 लाख अमेरिकी बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है। देश भर में ईसाई समुदाय ने कल वेटिकन सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोप फ्रांसिस से हुई मुलाकात की बहुत उम्मीदों के साथ सराहना की है। मुंबई के आर्कबिशप ओसवाल्ड ग्रेशियस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच हुई महत्वपूर्ण मुलाकात सहयोग की आवश्यकता और उपयोगिता को दर्शाती है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अबू धाबी में अफगानिस्तान और नामीबिया के बीच मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। दुबई में कल इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। एक अन्य मैच में शारजाह में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ बंगलुरु के क्रांतिवीर स्टूडियो में किया जाएगा। शुक्रवार को हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया था। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, जो हो पुरुष है हमारा सरदार। आज यानी 31 अक्टूबर के दिन 1875 में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। औलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो। भारत के लौह पुरुष के नाम से लोकप्रिय पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। गुजरात के नाडियाड में जन्मे वल्लभ भाई झावेरबाई पटेल और लाडबा की 6 संतानों में से एक थे। वल्लभ भाई पटेल ने कानून की पढ़ाई की और गोधरा में वकालत करने लगे। 1910 में कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने कड़ी मेहनत की और रोमन कानून में टॉप किया। उन्हें पुरस्कृत किया गया और 3 वर्ष की जगह 2 वर्ष में ही बार में बुला लिया गया। 1913 में वल्लभ भाई भारत लौटे और अहमदाबाद में वकालत शुरू कर दी और शीघ्र ही अत्यधिक ख्याति अर्जित कर ली। 1917 से 1924 तक वल्लभ भाई अहमदाबाद के नगर आयुक्त रहे। इस पद पर आसीन होने वाले वो पहले भारतीय थे। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान वो चर्चा में आए, जब उन्होंने बम्बई सरकार के विरोध में जन आंदोलन की योजना बनाई और 1928 में बारडोली सत्याग्रह में सफल नेतृत्व के बाद तो वो पूरे देश में लोकप्रिय हो गए। यहाँ उन्होंने करों में वृद्धि के विरोध में जमींदारों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। बारडोली आंदोलन में उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही उन्हें सरदार की उपाधि मिली। 1930 में जब नमक सत्याग्रह हुआ, तब से लेकर अगस्त 1942 तक जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब तक सरदार पटेल कई बार जेल गए और कई बार तो 1 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहे। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें गृह और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा गया। और इन्हीं उथल पुथल भरे दिनों के दौरान सरदार पटेल ने
560 से अधिक देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय का अत्यधिक जटिल और विस्मयकारी कार्य किया। वीपी मेनन के सहायता से सरदार पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मसौदा तैयार किया, जिस पर इन रियासतों के शासकों को हस्ताक्षर करना था। लेकिन जोधपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें संयुक्त भारत में शामिल होने से या तो हिचकिचा रही थीं या बिल्कुल इच्छुक ही नहीं थीं। सरदार पटेल ने उनके साथ मजबूत और दृढ़ निश्चयी राजनेता के रूप में बात की और भारतीय संघ में उनका विलय कराने में सफल रहे। देश में एकता के महत्व पर सरदार पटेल के विचार। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। हमें निश्चय करना चाहिए, इतना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। सरदार पटेल संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 में सरदार पटेल का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। 15 दिसंबर 1950 को बम्बई के बिरला हाउस में उनका निधन हो गया। अनेक देशों की सरकारों और नेताओं ने उनके निधन पर शोक संदेश भेजे। उनका अंतिम संस्कार बम्बई के सोनापुर में किया गया, जिसमें करीब 10 लाख लोग शामिल थे। 1991 में भारत सरकार ने सरदार पटेल को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 2014 में सरकार ने उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 2018 में सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। नर्मदा बांध पर बनी ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और देश के लिए सरदार पटेल की अमूल्य सेवा का यथोचित सम्मान है। आज आचार्य नरेंद्र देव की भी जयंती है। भारतीय समाजवाद के सबसे अधिक प्रभावशाली नेताओं में से एक आचार्य नरेंद्र देव का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 31 अक्टूबर 1889 को हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की उपाधि ली और उसी समय वकालत शुरू कर दी, लेकिन उनकी रुचि तो बौद्धिक कार्यों में थी। इसलिए वो 1921 में काशी विद्यापीठ में इतिहास पढ़ाने लगे। बाद में वे लखनऊ विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। आचार्य नरेंद्र देव इतिहास, पुरातत्व विज्ञान, धर्म, दर्शन शास्त्र और संस्कृति के विद्वान थे। उनके प्रमुख शिष्यों में लाल बहादुर शास्त्री, कमलापति त्रिपाठी और चंद्रशेखर का नाम शामिल है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आचार्य को कई बार जेल भेजा गया। 1940 में जब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया तो खराब स्वास्थ्य के बावजूद आचार्य आगे आए और जेल गए। जेल में रहने के दौरान उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, लेकिन जेल उनके विद्वतापूर्ण कार्यों के लिए बहुत लाभदायक भी रही, क्योंकि इस समय का उन्होंने अध्ययन और लेखन के लिए सदुपयोग किया। स्वतंत्रता के उपरांत जब समाजवादियों ने कांग्रेस छोड़ी और 1948 में स्वतंत्र सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो आचार्य ने उत्तर प्रदेश विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस के टिकट पर जीती सीट पर कांग्रेस छोड़कर बने रहना नैतिक रूप से उचित नहीं है। 19 फरवरी 1956 को 67 वर्ष की उम्र में आचार्य का मद्रास में निधन हो गया। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और बाद में शिक्षक, चिंतक और समाजवादी नेता के रूप में राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान दिया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं।
उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला में सवेरे कोहरा छाया रहा, लेकिन बाद में आसमान साफ होने का अनुमान है। शिलंग में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हैदराबाद, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और पुद्दुचेरी में बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी मुकेश, रोम में G20 शिखर सम्मेलन की खबरें सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है जलवायु संकट, गरीबी और महामारी पर चर्चा। पत्र लिखता है पोप फ्रांसिस से मिले मोदी, भारत आने का दिया न्योता। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है चिंता वैक्सीन की, गरीब देशों के लिए टीकों की आपूर्ति बढ़ाने का आह्वान। हिन्दुस्तान लिखता है मोदी ने एक धरती एक स्वास्थ्य का प्रस्ताव दिया, लोक सत्य के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र में साथ काम करने पर सहमति। दैनिक जागरण के अनुसार मोदी बोले विश्व के लिए 500 करोड़ वैक्सीन बनाने को तैयार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है रोम में रोम पुलकित, महाशक्ति और धर्मशक्ति का साथ। अमर उजाला ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले का बयान देते हुए कहा है बंद हो धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून। केवल आरएसएस ही नहीं, महात्मा गांधी ने भी किया धर्मांतरण का विरोध। हिन्दुस्तान की सुर्खी है कोविड प्रोटोकॉल पर राज्यों को सख्ती बरतने का निर्देश। असम और पश्चिम बंगाल में कोविड संक्रमण बढ़ने पर केंद्र गंभीर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार कोरोना से लड़ाई में अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे छोड़ गरीब देश चिली सबसे आगे। लोकसत्य ने योजना शीर्षक से लिखा है उत्तराखंड में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्री धसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया, माताओं और बहनों को मिलेगा योजना का लाभ। राष्ट्रीय सहारा का कहना है 11 महीने बाद खुला टिकरी बॉर्डर। भारत टाइम्स के अनुसार सवेरे 7 से रात 8 बजे तक गुजर सकेंगे दोपहिया वाहन। दैनिक जागरण का कहना है प्रदर्शनकारियों ने डाली जिद की खाट, समाधान की राह में रोड़ा बन गए हैं सूने, तंबू और मंच। जनसत्ता के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस गंभीर नहीं, मोदी होंगे और ताकतवर। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है राजौरी में एलओसी पर विस्फोट में लेफ्टिनेंट समेत सेना के 2 जवान शहीद, 3 घायल। पत्र के अनुसार पेट्रोलिंग टीम नौशेरा सेक्टर के कलाल क्षेत्र में कर रही थी गश्त, तभी हुआ धमाका। वीर अर्जुन की सुर्खी है दिल्ली में नक्सली संगठन पीएलएफआई का कमांडर गिरफ्तार। पंजाब केसरी का शीर्षक है 2020 क्रिकेट विश्व कप में पहली जीत के लिए भारत की अग्नि परीक्षा। कप्तान कोहली को अपनी टीम को अच्छे प्रदर्शन के लिए नया मंत्र फूंकना होगा। हरिभूमि के अनुसार जाड़े के आगाज के साथ देश में बढ़ते प्रदूषण से दम घोटू होती जा रही हवा। 6 दर्जन से अधिक शहरों में बहुत खराब की श्रेणी में जा पहुंचा वायु प्रदूषण। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा भारत अगले वर्ष के अंत तक कोविड वैक्सीन की 5 अरब डोज बनाने की तैयारी में। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति सहित विश्व के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी आज जलवायु परिवर्तन पर G20 सम्मेलन के दूसरे सत्र में शामिल होंगे। राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा सशस्त्र सेनाओं की अटल प्रतिबद्धता से सीमा पर और आंतरिक स्तर पर स्थापित शांतिपूर्ण माहौल से बीते वर्षों में देश की आर्थिक प्रगति हुई। देश में कोविड टीकाकरण 106 करोड़ के आंकड़े के पार। अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोनटेक के कोरोना वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति दी। जाने माने अभिनेता पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ बेंगलुरु में किया जाएगा। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में दुबई में आज शाम 7:30 बजे भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।